सो अभी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करते हैं फॉर योर CBSE पोर्शन. वी हैड ऑलरेडी डन 1 चैप्टर ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग, जिसके सिर्फ सम्स बाकी हैं, वो हम बाद में लेंगे. पहले फॉर योर एग्जाम्स वी आर टेकिंग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट. नाउ आई एम यूजिंग दिस बुक बाय संदीप गर्ग. मैंने आपको इसका लिंक भी भेजा हुआ है. प्लीज़ परचेज दिस बुक फॉर स्टडिंग. राइट नाउ आई एम रेफरिंग टू द CBSE's टेक्स्ट बुक in PDF format, right? So we'll be doing the first chapter, which is Indian economy on the eve of independence. Please keep this book with you because बीच में अगर कहीं reference लगा तो मैं इसमें से notes यहाँ पे लिखने वाली हूँ, right? So I'm just turning the first chapter here. The first chapter is Indian economic development on the eve of independence. Now, economic development और इसका हमें history देखना है और क्या क्या हुआ और अभी हम किस मोड़ पे आके खड़े हैं in terms of economic development, वो हमें देखना है. ठीक है, चलो let us start. Now, development में हम कहाँ थे पास्ट में और कितना ग्रो और डेवलप करके किधर तक हम आके पहुँचे. सो वी हैव टू सी द जर्नी ऑफ द इंडियन, अपना इंडियन नेशनल्स और अपने कंट्री का हमें जर्नी पूरा स्टडी करना है. प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ब्रिटिश रूल में हमारे साथ क्या क्या हुआ था एंड हाउ इट हैज शेप्ड आवर इकोनॉमी, राइट. चलो लेट अस स्टार्ट. The primary objective of this book, Indian Economic Development, is to familiarize you with the basic features of the Indian economy. Just a second. Okay. The Indian economy and its development as it is today in the aftermath of independence. However, it is equally important to know something about the country's economic past, even as you learn about its present state. अभी present और future states के लिए ये चीज़ों पे हम आए कैसे, ये पता करने के लिए हमें past या history पता होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. Let us first look at the state of India's economy prior to country's independence and form an idea of the various considerations that shaped India's post-independence development strategy. The structure of India's present-day economy is not just of current making, it has its roots steeped in history, particularly in the period when India was under British rule, which lasted for almost 2 centuries. Now we know कि Britishers ने हम पे more than 200 years के लिए rule किया था. So obviously when someone is ruling you, उनके इकोनॉमिक इसका भी क्या बोलते हैं, थिंकिंग का भी इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमी पे होता है. एंड वंस दे एग्जिटेड वी नीडेड अ गुड एग्जिट स्ट्रैटेजी कि अभी इसमें से डेवलपमेंट हम कैसे कर सकते हैं, राइट. The sole purpose of the British colonial rule in India was to reduce the country to being a raw material supplier to Great Britain's on rapidly expanding modern industrial base. Now what happened was, इंडस्ट्रियलाइजेशन जब यूरोप और इंग्लैंड में आया वो पीरियड में इन द लेट 1800s, दे डिडंट हैव गुड रॉ मटेरियल सप्लायर्स. तो रॉ मटेरियल जैसे कॉटन, स्पाइसेस एंड ऑल द एक्सोटिक काइंड ऑफ स्टफ विच दे डिडंट फाइंड इट देयर. इंडिया वाज अ वेरी गुड एक्सपोर्ट, क्या बोलते हैं, वेरी गुड सोर्स फॉर फाइंडिंग ऑल दीज थिंग्स. तो अब इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए, सिंस दे वर डोमिनेटिंग द एंटायर वर्ल्ड, दे केम हियर एंड दे मेड अ कॉलोनी हियर ऑल्सो. दिस वॉज प्योर बिजनेस फॉर देम बिकॉज वो इनपुट लेते थे किसी कंट्री से और उसको प्रोड्यूस आउटपुट करके बेच के प्रॉफिट्स बनाते थे. सैडली नो कंट्री यूज्ड टू गेट एनी पार्ट ऑफ इट. An understanding of the exploitative nature of this relationship is essential for any assessment of the kind and level of development which the Indian economy has been able to attain over the last 6.5 decades. अभी देखो, कॉलोनियल रूल जब था तो ऑब्वियसली हमारे हाथ में तो कोई डिसीजन मेकिंग पास थे ही नहीं. तो इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा मिनिमम होने वाला था. बिकॉज अभी जैसे हमने 11th स्टैंडर्ड में बेसिक इकोनॉमिक्स आप लोगों को आता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट गिव्स यू सेलिंग प्राइस. अब ये जो प्रॉफिट का जो पोर्शन है, ये अगर कंट्री के लोगों में बटा ही नहीं तो डेवलपमेंट होगा कैसे. तो ये प्रॉफिट का पोर्शन सारे ब्रिटिशर्स अपने साथ लेके चले जाते थे. थोड़ा सा पोर्शन वो सिर्फ यहाँ पे एग्जिस्टेंस के लिए जितना नेसेसरी हमको देते होंगे, विच इज़ योर रिटर्न. सो वी डिडंट गेट एनी गुड रिटर्न्स in our business and we were forced into doing business which was exploitative to us. हमारे फायदे उसमें बहुत कम होते थे, right? So let us see. India had an independent economy before the advent of British rule. Through agriculture,
Though agriculture was the main source of livelihood for most people, yet the country's economy was characterized by various kinds of manufacturing activities. India was particularly well known for its handicraft industries. Now, you know कि इंडिया में 70% से ज़्यादा एग्रीकल्चरल सेक्टर स्ट्रॉन्ग है बिकॉज वी हैव अ वेरी फर्टाइल लैंड फॉर्म. यहाँ पे जो चीज़ें ग्रो हो सकती हैं वो बहुत सारी जगहों पे नहीं हो सकती. इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल लैंड सॉइल. जैसे अभी नॉर्थ में आप देखते हो तो 5 नदियाँ मिलके अभी जो सिंध का इलाका है जो डिवीजन के बाद चला गया इंडिया छोड़ के, पंजाब, ओल्ड पंजाब, दैट वॉज सपोज टू बी द मोस्ट फर्टाइल एरिया ऑफ इंडिया. अभी भी अगर आप पंजाब में जाते हो, द लैंड्स देयर आर सो फर्टाइल, यू कैन ग्रो एवरीथिंग फ्रॉम राइस टू व्हीट, पैडी, राइट. यू कैन ग्रो स्पाइसेस, यू कैन ग्रो ऑल काइंड्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ऐसी जो ज़मीन है वो वेस्ट में होती ही नहीं है. देयर एटमोसफियर एंड देयर लैंड फॉर्म्स आर सो बैरन दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू ग्रो एनीथिंग देयर. ऑल्सो अनदर रीज़न वाई दे टेंड टू डिपेंड मोर ऑन एनिमल मीट rather than plants and vegetables, right? In the fields of cotton and silk textiles, metal and precious stone works. मतलब अभी इंडिया में एग्रीकल्चरल सेक्टर तो स्ट्रॉन्ग था ही, प्लस दे हैड देयर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज. मतलब मेटल्स, ज्वेलरी, अलग अलग टाइप के हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बनाना, सिल्क एंड कॉटन का प्रोडक्ट्स बनाना, बिकॉज रॉ मटेरियल तो यहाँ पे हमको मिल ही जाता था. These products enjoyed a worldwide market based on the reputation of the fine quality of material used and the high standards of craftsmanship seen in all imports from India. The muslin is a type of cotton textile which had its origin in Bengal. Now, if you know, किचन में वगैरह पनीर बनाने के लिए जो हम कपड़ा यूज़ करते हैं, that is muslin, which is the finest quality और grade of cotton. ये मसलिन अभी जो डेक्का पीरियड था अपना, उसमें बांग्लादेश, बंगाल, ये एरिया में बहुत ही होता था, राइट. तो वहाँ से वो मसलिन इंपोर्ट कर करके लोग लेके जाते थे, जिसको हम मलमल भी बोलते हैं, राइट. तो ये इतना क्वालिटी में अच्छा था दैट पीपल कुडंट फाइंड इट एनीवेयर एल्स. तो इट वाज अ वेरी गुड वे फॉर देम टू एक्सप्लॉइट अस एंड टेक दैट गुड क्वालिटी मसलिन और मलमल फ्रॉम हियर, राइट. इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल. तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आपने खादी का नाम तो सुना ही होगा. खादी इंडस्ट्री इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, पहले से ही बहुत स्ट्रॉन्ग था. इवन नाउ इफ़ यू गो टू गुजरात और राजस्थान साइड, वहाँ पे आपको खादी के बहुत सारे ये देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन प्रोसेसेस, राइट. The economic policies pursued by the colonial government of India were concerned more with the protection and promotion of their economic interests of their home country rather than development of the Indian economy. Such policies brought about fundamental change in the structure of Indian economy, transforming the country into a supplier of raw material and consumer of finished industries products from Britain. अभी इसका क्या मतलब है? देखो होता क्या था, रॉ मटेरियल वो इंडिया से लेके जाते थे ब्रिटेन, बराबर है. मतलब हम रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे, प्लस दे यूज्ड टू फोर्स अस टू बाय द प्रोडक्ट विच वाज प्रोड्यूस्ड देयर इन इंग्लैंड एट अ हायर प्राइस. अभी इसमें से ऑटोमेटिकली पता चलता है कि दिस वाज अ बायस, वो खुद का प्रॉफिट बनाने की कोशिश कर रहे थे. सिंपल सी चीज़ देखो, यहाँ पे अगर मैं इंडिया में वो प्रोडक्ट बनाती थी, मुझे सपोज 100 रुपीज़ में वो मिल जाता था. बट इफ़ इट वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड, आई यूज टू पे डबल और ट्रिपल द प्राइस. आई हैड टू पे 200 bucks बैक देन. तो इसमें ये एक्स्ट्रा जो 100 है, ये तो उनके ही जेब में गया ना. तो करते क्या थे, दोनों तरीके से मतलब सैंडविच बना दिया था हमारा. एक तो रॉ मटेरियल भी इधर से लेके जाएंगे, मतलब हमको रॉ मटेरियल भी नहीं बचेगा, और फिनिश प्रोडक्ट भी हम नहीं बना सकते, वो जो देंगे वही हमें खरीदना है. This is the base why Gandhiji started the Swadeshi movement and make your own goods yourself. वो जो चरखा है गांधी जी का, and he tried to tell people to make your own products. The Swadeshi movement, this was for this, because बाहर से प्रोडक्ट लेके हमारा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था. अभी जो हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं वो क्या है, Why is Modi जी trying to bring production processes here? Because अगर production process यहाँ पे आता है तो jobs create होते हैं. यहाँ पे अगर production ही नहीं हो रहा है तो jobs कैसे create होंगे? सब लोग बेरोजगार बैठे थे, पैसे नहीं, बेरोजगारी, ऊपर से they were forcing us to buy products which were manufactured or produced there at a very higher price. तो obviously development तो कुछ होने वाला है नहीं. ऊपर से country will go into the rungs of poverty and vicious poverty cycles, right?
Obviously, the colonial government never made a sincere attempt to estimate India's national and per capita income. Some individual attempts which were made to measure such incomes yielded conflicting and inconsistent results. Among the notable estimators, Dadabhai Nauroji, William Digby, Finlay Shiris, V.K.R.V. Rao, and R.C. Desai. It was Rao whose estimates in the colonial period were considered as significant. However, most studies did find that the country's growth of aggregate real output during the first half of the 20th century was less than the 2% coupled with the meager 0.5% growth in per capita output per year. इसका क्या मतलब है? में ग्रोथ होती हुई थी विच वॉज पथेटिक, अ वेरी पथेटिक स्टेट. अभी अलग अलग सेक्टर्स हमारे जो थे उसमें क्या क्या हुआ देखते हैं. एग्रीकल्चरल सेक्टर. इंडियाज इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल रिमेन फंडामेंटली एग्रेरियन बिकॉज क्यों, यहाँ से उनको रॉ मटेरियल चाहिए था तो प्रोडक्शन. और अभी देखो हमको यू नो द पिरामिड फॉर दिस राइट, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी. सेकेंडरी टर्शरी तो भूल ही जाओ, बहुत ही दूर की, दिल्ली बहुत दूर थी. अभी मैन्युफैक्चरिंग भी वो यहाँ पे सेटअप करने के लिए रेडी नहीं थे. वो क्या करते थे, सिर्फ प्राइमरी सेक्टर हमारा बना के वहाँ पे ज़बरदस्ती उनको जो चाहिए थी वो चीज़ें ग्रो करा के सिर्फ इम्पोर्ट यहाँ से करके लेके जाते थे. 85% of the country's population lived in villages and derived livelihood directly or indirectly from agriculture. However, despite being the occupation of such large population, the agricultural sector continued to experience stagnation and not infrequently unusual deterioration. Agricultural productivity became low, though in absolute terms the sector experienced some growth due to expansion of the aggregate area under cultivation. This stagnation in the agricultural sector was caused mainly because of the various systems of land settlement that were introduced by the colonial government, particularly under the zamindari system which was implemented in the Bengal Presidency comprising parts of India's present-day eastern states. The profit accruing out of the agricultural sector went to the zamindars instead of the cultivators. However, a considerable number of zamindars and not just the colonial government did nothing to improve the condition of agriculture. The main interest of zamindars was only to collect rent, regardless of the economic condition. This caused immense misery and social tension among the latter. To very great extent, the terms of the revenue settlement were also responsible for zamindars adopting such an attitude. Dates for depositing specific sums of revenue were fixed, failing which the zamindars were to lose their rights. Besides this, low level of technology, lack of irrigation facilities, negligible use of fertilizers and all added up to aggravate the plight of the farmers and contributed to the dismal level of agricultural productivity. There was, of course, some evidence of the relatively higher yield of cash crops in certain areas of the country due to commercialization of agriculture. अभी देखो इस सब का क्या मतलब है. वो ज़माने में अपने जो ब्रिटिशर्स थे दे हैड एम्प्लॉयड दी ज़मींदार्स और वो ज़मींदार्स के हाथ के नीचे कल्टिवेटर्स काम करते थे ना. ज़मींदार सिर्फ अपना, आई अपोलोजाइज फॉर द नॉइज गाइस, ज़मींदार सिर्फ रेंट कलेक्ट करने का काम करते थे. दे वर नॉट इंटरेस्टेड वेदर जो कल्टिवेटर है उसको कोई इनकम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, राइट. तो इसमें होता क्या था, जो आपका कल्टिवेटर था उसका सिर्फ नुकसान होता था. वो सिर्फ अपने क्रॉप्स ग्रो करता था, आपको रेंट भी देना पड़ता था, कभी कभी जो ग्रो किया है क्रॉप्स उसका एक पार्ट भी देना पड़ता था, राइट. तो अभी इसमें क्या होता था, अपने जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम्स थे, मतलब ज़मींदारी प्रथा जो अभी भी कुछ कुछ एरियाज में है, इसकी वजह से क्या होता था, ज़मींदार सारा पैसा ले लेता था, कल्टिवेटर को कुछ पास ऑन होता ही नहीं था. तो जो गरीब आदमी है, मतलब जो डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, नॉट ग्रोथ, डेवलपमेंट होता ही नहीं था बिकॉज लोगों के पास पैसा ही नहीं रहता था, राइट. रेवेन्यू सेटलमेंट में और फिर क्या होता था, द ब्रिटिशर्स यूज्ड टू आस्क फॉर द डिमांडेड रेवेन्यू फ्रॉम ज़मींदार्स. वो भी फिर प्रेशर में आके, ऐसा नहीं कि ज़मींदार बहुत अच्छे रहते थे, उनका खुद का भी वेस्टेड इंटरेस्ट रहता था, बट दे ऑल्सो हैड एन ऑब्लिगेशन टू पे मनी टू द ब्रिटिशर्स. उसके लिए वो इन पे प्रेशर डालते थे और ज़बरदस्ती उनसे पैसा ले लेते थे. एंड दिस ज़मींदारी सिस्टम यूज टू गो ऑन फॉर जनरेशंस. मतलब अगर एक आदमी है, उसका बेटा भी उसमें फंस जाएगा, उसका बेटा भी फंस जाएगा, एंड दे कैन नॉट गेट आउट ऑफ इट. सेकेंड थिंग वॉज कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. अभी इसमें क्या होता है, व्हाट आर कैश क्रॉप्स. कैश क्रॉप्स मतलब विच मेक हाई अमाउंट ऑफ मनी. ऐसे जो कैश क्रॉप्स है वो सर्टन एरियाज में डालने की वजह से
पैसा और ज़्यादा आ रहा था वापस, उसमें से कुछ कल्टीवेटर को तो मिलने वाला नहीं, मतलब जो फार्मर है वापस ज़मींदार को ही मिलेगा, राइट। तो अभी आपका ये बुक ओपन करो, राइट, इसमें फर्स्ट पेज पे सिर्फ प्री ब्रिटिश रूल के बारे में दिया हुआ है। आगे ऑन पेज नंबर 1.3 दे हैव गिवन अबाउट द एग्रीकल्चरल सेक्टर। अभी इसमें देखो, the question that they can ask you is what was the reason for stagnation in agricultural sector. Now here they have given you main reasons for stagnation is first land settlement system and second commercialization of agriculture. ये दो पार्ट्स जो हमने अभी देखे। अभी लैंग्वेज सेम एनसीईआरटी का ही है गाइज, कुछ अलग नहीं है, सिर्फ उसको पॉइंट्स में करके लिखा हुआ है। आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग टू यू। आप सिर्फ क्वेश्चंस जो मैं दूंगी उसको सिर्फ नोटबुक में लिख लेना, ठीक है। यू कैन यूज दिस बुक फॉर रेफरेंस, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो अभी लैंड सेटलमेंट सिस्टम में क्या होता है, मैंने जैसे बोला ज़मींदारी सिस्टम में कल्टीवेटर को कुछ इनकम पास ऑन होता ही नहीं है। सारे प्रॉफिट्स जो हैं जिसको टैक्स या लगान बोलते थे, देयर वाज आल्सो मूवी कॉल्ड लगान विच वाज ऑल अबाउट ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, तो ये ज़मींदार ही रख लेते थे एंड दे यूज्ड टू गेट रिच एंड रिचर, राइट। और उसमें गवर्नमेंट भी कुछ नहीं करता था कंडीशन इम्प्रूव करने के लिए, उनको क्या लेना देना है। प्लस ज़मींदार भी खुद नहीं कुछ करते थे, देवर ऑल्सो की बहती गंगा में हाथ धो लेते, हमारा फ़ायदा हो रहा है, राइट। कैश क्रॉप्स, जो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ उसकी वजह से अभी जो नॉर्मल आपके जो खाने पीने के क्रॉप्स है वो छोड़ के कैश क्रॉप्स करने लग गए ये प्रोड्यूस, जैसे ओपियम, उससे तो आपकी ज़मीन भी पूरी बैरन हो जाती थी, ज़बरदस्ती वो कैश क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो कराते थे। उसमें से जो अपने नॉर्मल क्रॉप्स थे उसमें कम से कम फार्मर वो नॉर्मल क्रॉप्स ग्रो करके 2 वक्त का खाना तो भी खा सकता था, वो भी इम्पॉसिबल हो गया था इन चीज़ों की वजह से, राइट। आगे जाते हैं अभी। But this could hardly help farmers in improving their economic condition, as instead of producing food crops, they were now producing cash crops, which were ultimately used by the British industries back home. Like I said, food crops मतलब भी अपना गेहूँ, आटा, राइस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स यही नहीं बना पा रहे थे वो, तो फिर वो खाएंगे क्या। So coupled with poverty, you had food scarcity also. Despite some progress made in irrigation, India's agriculture was starved of investment in terracing, flood control, drainage, desalination of soil. While a small section of farmers changed their cropping pattern from food crops to commercial crops, a large section of tenants, small farmers and sharecroppers neither had resources and technology nor had incentive to invest in agriculture, क्योंकि उनके पास को ना पैसा था और ना कुछ इंसेंटिव था उसमें इन्वेस्ट करके कुछ पैसा कमाने के लिए। तो थर्ड अभी पॉइंट देखो यहाँ पे, रीजंस फॉर स्टैग्नेशन में सबसे पहले लैंड सेटलमेंट सिस्टम, देन योर कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, देन यू हैव लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। अभी देखो यहाँ पे लो लेवल में क्या दिया, ऑलरेडी अपने पास हमने जैसे यहाँ पे पढ़ा टेक्नोलॉजी वगैरह कम था। अभी ये ज़माने में ही सारे फार्मर्स के पास ट्रैक्टर्स वगैरह नहीं रहते हैं, तो द टेक्नोलॉजी लेवल वॉज वेरी लो। एंड यहाँ पे देखो ये जो इरीगेशन में, उसके बाद टेरेसिंग, फ्लड कंट्रोल, ये सब जो चीज़ें करनी चाहिए थी फॉर इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर, ये सब कुछ किया ही नहीं, तो उसकी वजह से आपकी टेक्नोलॉजी कम, इन्वेस्टमेंट कम इन एग्रीकल्चर, डेवलपमेंट कम और उससे प्रोडक्टिविटी कम। सो लो प्रोडक्टिविटी वॉज अनदर रीज़न। एंड लास्ट वॉज स्केर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करने के लिए ना लोगों के पास पैसा था और ना इच्छा। सी दे हैड नाइदर रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी नॉर इंसेंटिव। So the 4 points for stagnation of agricultural sector was land settlement system, commercialization, low productivity and scarcity of investment. इसका एक चार्ट बना लेते हैं हम। I expect you to make charts for these guys और फिर बाद में आप होमवर्क में नोटबुक में क्वेश्चंस लिख सकते हो, ठीक है। देखो, रीजंस फॉर स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर, 4 reasons are there. ठीक है, फर्स्ट वॉज लैंड सेटलमेंट सिस्टम्स, जमींदारी प्रथा, commercialization of crops, low productivity
एंड लो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की कमी थी। तो अभी कोई भी सपोज उसको एक बिजनेस करके आप पकड़ते हो, उसमें अगर पैसा ही नहीं है तो ग्रो कैसे होगा। अभी जैसे मेक इन इंडिया इतना जोर लगा के मोदी जी ने प्रमोट क्यों किया, ताकि यहाँ पे इन्वेस्ट करें लोग पैसा बिजनेस में, ताकि बिजनेसेस पिकअप हो और फिर जॉब क्रिएशन हो, राइट। आगे जाते हैं अभी, तो एग्रीकल्चरल सेक्टर तो हो गया, अभी नेक्स्ट जाते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। इंडस्ट्रियल मतलब अभी ये सेकेंडरी हो गया अपना, सेकेंडरी सेक्टर, राइट। As in the case of agriculture, so also in manufacturing, India could not develop a sound industrial base under the colonial rule. Even in the country's world famous, even as the country's world famous handicraft industries declined, no corresponding modern industrial base was allowed to come up to take pride of place so long enjoyed by the former. The primary motive of colonial government behind this policy of systematically deindustrializing India was twofold. अभी इसके पीछे दो motives थे उनके, क्या क्या। The intention was first to reduce India to a status of a mere exporter of importer of raw material for the upcoming modern industries in Britain, and second to turn India into a sprawling market for the finished products of these industries so that they continued the expansion could be ensured to the maximum advantage of their home country Britain in the unfolding economic scenario. In the unfolding economic scenario, the decline of the indigenous handicraft industries created not only massive unemployment in India, but also new demand in the Indian consumer market, which was now deprived of the supply of locally made goods. This demand was profitably met by the increasing imports of cheap manufactured goods from Britain. During the second half of the 19th century, modern industry began to take root in India, but its progress remained very slow. Initially, this development was confined to setting up of cotton and jute textile mills. The cotton textile mills remained mainly dominated by Indians, were located in the western parts of the country, namely Maharashtra and Gujarat, while the jute mills were dominated by the foreigners, were mainly concentrated in Bengal. Subsequently, the iron and steel industries began coming up in the beginning of the 20th century. The Tata Iron Steel Co. TISCO was incorporated in 1907. Further few industries in the field of sugar, cement and etc. came up after Second World War. अभी देखो इस सब का मतलब क्या है। The Britishers took raw material from India, इंडिया रॉ मटेरियल देता था, ये उसका प्रोडक्शन करके फिनिश गुड वापस इंडिया को बेचते थे। अभी इसमें इंडिया में ना रॉ मटेरियल बचता था और ना फिनिश गुड, और फिनिश गुड और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पूरी बर्बाद हो जाने की वजह से यहाँ पे कंज्यूमर्स का डिमांड बढ़ने लग गया। दे स्टार्टेड डिमांडिंग मोर थिंग्स, तो उनको ज़बरदस्ती वहाँ से लाई हुई चीज़ खरीदनी पड़ी। फॉर एग्जाम्पल यू ऑल नो अबाउट द वाटर माफिया दैट गोज ऑन। अगर पानी नहीं है तो टैंकर बेचते हैं, या फिर यू हैव टू परचेज वाटर इन सम स्टेट्स, तो वहाँ पे ज़बरदस्ती आपको पानी खरीदना पड़ता है। इसमें क्या होता है, आपकी जो बेसिक नेसेसिटी है उसको भी आपको खरीदना पड़ता है, तो आपको महंगा पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, उनका कॉस्ट भी कम हो गया बिकॉज उनको चीप रॉ मटेरियल मिल रहा था, और वो फिनिश गुड भी महंगे इस पे बेच रहे थे, तो उनका जो प्रॉफिट मार्जिन था विच इज़ योर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट वॉज वेरी हाई। तो इसमें डेवलपमेंट किसका हुआ, जॉब भी वहीं पे क्रिएट हो रहे, लोग काम भी वहीं पे कर रहे थे, रॉ मटेरियल यहाँ से ले रहे हैं और फिनिश गुड भी यहीं पे ला के बेच रहे हैं। मतलब सिर्फ ब्रिटिशर्स का फ़ायदा, बाकी इंडियंस का इसमें कोई फ़ायदा नहीं होता था, राइट। तो भी देखो यहाँ पे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो इंडिया का किया, उसके पीछे के टू रीजंस क्या थे। एक तो इंडिया को रिड्यूस इट टू एन एक्सपोर्टर, तो इसमें नेक्स्ट थिंग विल बी डी इंडस्ट्रियलाइजिंग इंडिया। टू रीजंस, फर्स्ट रिड्यूसिंग इंडिया टू एन एक्सपोर्टर, बस उससे ज़्यादा उसको कुछ काम देना ही नहीं है। एंड सेकेंड, मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट था इंडिया, मार्केट क्रिएशन इन इंडिया। इफ़ यू थिंक सिर्फ इंडिया पे ही अत्याचार हुए हैं, ऐसे कुछ नहीं है। जिधर जिधर ब्रिटेन के कॉलोनीज थे सब जगह उन्होंने यही चीज़ की है, उसी से दे हैव बिकम सो रिच, राइट।
तो अभी आई एम रेफरिंग टू गर्ग। गर्ग में अभी इंडस्ट्रियल सेक्टर में डिसेंट्रलाइजेशन के 2 पॉलिसीज दिए, ठीक है। अभी फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर अपना क्यों बर्बाद हुआ, उसके क्या क्या पॉइंट्स हैं देखो, चलो उसका भी एक चार्ट बना लेते हैं। डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर। अभी इन योर संदीप गर्ग दे हैव गिवन यू 5 पॉइंट्स। अभी देखो उसमें से हमने पहला क्या देखा, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया। उसके पीछे ब्रिटिशर्स के 2 मोटिव्स थे, एक तो मार्केट क्रिएशन और एक्सपोर्टर बनाना इंडिया को, राइट। उसके मोटिव्स क्या थे, इंडिया टू बी एन एक्सपोर्टर एंड मार्केट क्रिएशन, राइट। उसके बाद डिक्लाइनिंग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अब यहाँ पे देखो इन्होंने एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में क्या दिया है, इसमें से आपका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया और फिर आप वापस कंज्यूमर डिमांड बढ़ने की वजह से आप फॉरेन गुड्स खरीदने लग गए। देखो यहाँ पे क्या दिया था, देयर वाज रैपिड अनएम्प्लॉयमेंट और डिप्रीवेशन की वजह से लोगों को ज़बरदस्ती वो गुड्स खरीदने पड़ते थे, फॉरेन गुड्स, राइट। लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, अभी वो टाइम पे डेवलपमेंट ही नहीं था, राइट। तो कैपिटल गुड्स मतलब क्या, जो बड़े बड़े मशीनरी वगैरह बनाने के लिए इंडस्ट्री तो चाहिए, तो कैपिटल गुड्स ही नहीं तो क्या डेवलपमेंट होगा, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। फोर्थ पॉइंट दे हैव गिवन लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। लो कंट्रीब्यूशन छोड़ो, जीडीपी में कुछ कंट्रीब्यूशन ही नहीं होता था, कंट्रीब्यूशन कम होता जाता था। And limited role of public sector. Now I just want to read this point here. The limited area of operation of public sector was also significant reason for drawback of industrial sector. The public sector remained confined only to railways, power generation, communication, sports and some other departmental undertakings. मतलब क्या, limited role of public sector. पब्लिक मतलब गवर्नमेंट सेक्टर। अभी इसमें जो रेलवेज वगैरह आपके जो सारे थे, रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, अगर पब्लिक सेक्टर को और बढ़ा देते तो भी लोगों को सरकारी नौकरी मिलके जॉब क्रिएशन वगैरह बढ़ के आपका इनकम जीडीपी बढ़ सकता था, बट वो भी इन्होंने नहीं होने दिया, ठीक है। तो इन द लेटर पार्ट ऑफ योर 19th सेंचुरी फिर टाटा स्टील्स एंड ऑल दीज थिंग्स स्टार्टेड। आपका कॉटन और जूट का इंडस्ट्रियलाइजेशन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री शुरू हुआ, राइट। There were hardly any capital goods industry to help promote further industrialization in India. Capital goods industry means industry which can produce machine tools which are in turn used for producing articles of current consumption. The establishment of a few manufacturing units here, there were no substitute to the near wholesale displacement of the country's traditional handicraft industries. Furthermore, the growth rate of the new industrial sector and its contribution to GDP or gross value added remained very small. Another significant drawback of the new industrial sector was very limited area of operation of the public sector. This sector remained confined only to railways, power generation, communication, ports and some other departmental takings. इसकी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर सिर्फ नाम के वास्ते था, उसमें कोई मतलब नहीं था, राइट राइट। तो अभी जाते हैं फॉरेन ट्रेड पे। दे आर जस्ट एनालाइजिंग ऑल द डिफरेंट सेक्टर्स और डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी, जहाँ पे हमारा क्या क्या नुकसान हुआ, कुछ फ़ायदा तो हुआ है नहीं, सिर्फ नुकसान ही हमें मेजर करना है इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। फॉरेन ट्रेड, India has been important trading nation since ancient times, but the restrictive policies of commodity production, trade and tariff pursued by the colonial government adversely affected the structure, composition and volume of India's foreign trade. Consequently, India became an exporter of primary products such as raw silk, cotton, wool, sugar, indigo, jute, and an importer of finished consumer goods like cotton, silk, woolen clothes, capital goods like machinery, because यहाँ पे capital goods भी नहीं थे। अभी कोई भी गुड प्रोड्यूस करने के लिए या इंडस्ट्री बनने के लिए यहाँ पे कैपिटल गुड्स भी तो होने चाहिए। कैपिटल गुड्स का भी प्रोडक्शन अगर यहाँ पे नहीं है, वो भी बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ रहा है, तो हाउ विल योर कॉस्ट एंड योर प्रॉफिट्स मैच? इट्स नॉट पॉसिबल।
For all practical purposes, Britain maintained a monopoly control over India's exports and imports. As a result, more than half of India's foreign trade was restricted to Britain, while the rest was allowed with a few countries like China, Ceylon, and Persia. The opening of the Suez Canal further intensified British control over the India's foreign trade. The most important characteristic of India's foreign trade throughout the colonial period was the generation of large export surplus, but this surplus came at a huge cost to the country's economy. Several other essential commodities like grains, clothes, kerosene were scarcely available in the domestic market. Furthermore, this export surplus did not result in any flow of gold or silver into India. Rather, this was used to make payments for the expenses incurred by an office set up by a colonial British government, expenses on war, again fought by the British government, and the import of invisible items, which also led to the drain of Indian wealth. Now, what were they doing? They were increasing their wealth, right? अभी देखो सुएज कैनाल के बारे में तो आपको मालूम ही होगा, right? It was like a road between India and Britain. The Suez Canal is an artificial waterway running through from north to south across Isthmus of Suez in northeastern Egypt. It starts from here. ये waterways का एक ऐसे एरिया है, इधर अफ्रीका से इधर आके इधर, ठीक है. It connects the ports set on the Mediterranean Sea with the Gulf of Suez, an arm of the Red Sea. The canal provides a direct trade route for ships operating between European or American ports and ports located in South Asia. मतलब क्या, इधर से वो क्या, इधर से अफ्रीका और यूरोप से ऐसे देखो, इधर से यूके और इंडिया के बीच में ट्रेडिंग के लिए सुएज कैनाल ओपन होने की वजह से ट्रेड और जोर जोर से लोग करने लग गए. American ports located in Southeast Asia, East Africa, Oceania by doing away with the need to sail around Africa. पहले क्या होता था, इधर से ऐसे जाना पड़ता था, तो दिस इज ऑब्वियसली मोर डिस्टेंस, दिस इज डिस्प्लेसमेंट. इधर से इनको रास्ता कम पड़ गया तो उनकी और चांदी हो गई, राइट. Strategically and economically, it is one of the most important waterways in the world. Its opening in 1869 reduced the cost of transportation and made access to the Indian markets easier. अभी आ जाओ आपके गर्ग पे. अभी देखो फॉरेन ट्रेड के बारे में इन्होंने क्या क्या बोला, इन्होंने पॉइंट्स में इसको डिवाइड किया है. तो फर्स्ट वाज, अभी देखो ये तो मालूम है, इंडिया वाज अ प्राइमरी एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड अ वेरी बिग मार्केट फॉर द फिनिश गुड्स, राइट. उसके बाद मोनोपोली था ब्रिटिश रूल का पूरा अपने एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स पे. वो ही पूरा डिसाइड करते थे कि क्या एक्सपोर्ट होगा क्या इम्पोर्ट होगा. कुछ कंट्रीज़ के साथ फॉरेन ट्रेड अलाउड था. फिर उसमें से जो सरप्लस आता था, अपना जो फॉरेन ट्रेड में से सरप्लस या फिर इंडिया का जो वेल्थ था, वो उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए वॉर के एक्सपेंसेस ये सब मीट करने में ही चला जाता था. सो वेल्थ पूरा ड्रेन हो जाता था. प्लस वी वर वेरी वेल्थी इन टर्म्स ऑफ आर ज्वेलरी, दिस दैट, मेटल्स, प्रेशियस मेटल्स वगैरह सब इधर से लेके चले जाते थे. उनका वहाँ पे फिर जब वॉर वगैरह शुरू हो गया तो यहाँ से वो पैसा ड्रेन कर लेते थे. फिर एक्सपेंसेस जो लगते थे वहाँ के ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के लिए, और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए खर्चा भी तो लगता ही है, वो खर्चा सरप्लस में से कट हो जाता था, तो हाथ में तो कुछ आता ही नहीं था किसी के, राइट. दे कैन आस्क यू क्वेश्चन ऑन द सुएज कैनाल, प्लीज, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है. आगे डेमोग्राफिक कंडीशन, मतलब लोकेशन वाइज इंडिया में क्या क्या इश्यूज थे. वेरियस डिटेल्स अबाउट द डेमोग्राफिक, सॉरी, रिलेट्स टू पॉपुलेशन. पॉपुलेशन वाइज क्या क्या था. Various details about the population of British India were first collected through a census in 1881. Though suffering from certain limitations, it revealed the unevenness in India's population growth. Subsequently, every 10 years, such census operations were carried out. Before 1921, India was in the first stage of demographic transition. The second stage began after 1921. However, neither the total population of India nor the rate of population growth at this stage was very high. अभी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मतलब क्या, देखो अभी फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस आपका हुआ है 1881 में, राइट. उसके बाद से सेंसस हर 10 साल में कैरी आउट करने लग गए लोग. 1921 वाज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, राइट. उसमें पहला डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हुआ, इट वाज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड. उसके बाद ट्रांजिशन चालू हुआ, राइट. बिकॉज 1921 में आपका पहला डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हुआ, पॉपुलेशन का ट्रांजिशन, राइट. द वेरियस सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स वर ऑल्सो नॉट क्वाइट एनकरेजिंग. द ओवरऑल लिटरेसी लेवल वॉज लेस देन 16%. आउट ऑफ दिस द फीमेल लिटरेसी लेवल वॉज एट अ निग्लिजिबल लो ऑफ अबाउट 7%.
Public health facilities were unavailable to large chunks of population, and when available were highly inadequate. Consequently, water and airborne diseases were rampant and took a huge toll on life. No wonder the overall mortality rate was very high, and in that particularly the infant mortality rate was quite alarming, about 218 per thousand, in contrast to present infant mortality rate of 33%. मतलब अभी वहाँ पे जब लोगों को क्या बोलते हैं डेवलपमेंट नहीं था, उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थे, डिसीजेस थे, तो ऑब्वियसली आपका डेथ रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ेगा. लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत लो होगा बिकॉज देयर वाज नो एडवांसमेंट, मेडिकल एडवांसमेंट नहीं था. Life expectancy was very low, 44 years in contrast to 69 years now. In the absence of relatable data, it is difficult to specify the extent of poverty at the time, but there is no doubt that extensive poverty prevailed in India during the colonial period, which contributed to the worsening profile in India's population at that time. तो अभी डेमोग्राफिक कंडीशन में देखो इन्होंने क्या क्या चीज़ें दी हुई है. दे हैव गिवन अ हाई बर्थ रेट, ऑब्वियसली डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा था, लो लिटरेसी रेट, poor health facilities, high infant mortality rate, low life expectancy and widespread poverty. बहुत ज़्यादा poverty, birth and death rate दोनों हैं, life expectancy कम, infant mortality rate high, poverty high, उसके बाद health facilities very very poor. So these were all the demographic conditions, मतलब population से related, human welfare से related ये सारे conditions थे. 6 points हैं गाइज, साइड बाय साइड गर्ग साथ में रखो और उससे ही पढ़ना है बिकॉज सीबीएसई का ही मैटर उन्होंने पॉइंट्स में आपको दिया हुआ है. ठीक है, आगे जाते हैं अभी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पे. ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन्स अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज, शोड लिटिल साइन ऑफ चेंज. द एग्रीकल्चरल सेक्टर अकाउंटेड for the largest share of the workforce, which was 70 to 75%, while the manufacturing and other service sectors was for only 10 and 15 to 20% respectively. मतलब देखो एग्रीकल्चरल सेक्टर में 70 to 75%, मैन्युफैक्चरिंग में 10% और सर्विसेज में 15 to 20%. Another striking aspect was growing regional variation. Parts of then Madras Presidency, comprising areas of present-day Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala and Karnataka, Bombay and Bengal witnessed a decline in the dependence of workforce on agricultural sector with commensurate increase in the manufacturing and services sectors. However, there had been an increase in the share of workforce in agriculture during the same time in states such as Orissa, Rajasthan and Punjab. मतलब in your western states, राजस्थान एंड पंजाब और ये नॉर्थ में वगैरह एग्रीकल्चर बढ़ने लग गया, बट जो प्रोग्रेसिव स्टेट्स थे बॉम्बे देन बंगाल, यहाँ पे सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने लगा. तो सर्विस सेक्टर्स, ये देखो यहाँ पे इन्होंने कुछ स्टोरीज बताए हैं सिर्फ कि डेमोग्राफिक्स और वर्कफोर्स के वेरिएशंस कैसे थे. तो पहले तो एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा, उसके बाद सर्विस था इफ यू सी, एंड मैन्युफैक्चरिंग सबसे लो है. फिर मैन्युफैक्चरिंग जो है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी में बढ़ने लग गया, वेयर एज पंजाब में वगैरह राजस्थान में एग्रीकल्चरल सेक्टर ही स्ट्रॉन्ग था. राइट, सो अगेन अभी यहाँ पे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में इन्होंने 2 ही पॉइंट्स है. प्राइमरी ऑक्यूपेशन आपका एग्रीकल्चर का ही था, तीनों को डिवाइड किया. एंड द सेकेंड पॉइंट इज रीजनल वेरिएशन, मतलब कुछ स्टेट्स में किन चीज़ों को इम्पोर्टेंस था और कुछ स्टेट्स में अलग चीज़ों को इम्पोर्टेंस था. राइट, कम टू इंफ्रास्ट्रक्चर. ना अभी इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या होता है भाई, जो अपने सारे डेवलपमेंट के लिए लगने वाली चीज़ें, रोड्स, हॉस्पिटल्स, इलेक्ट्रिक पोल्स. राइट, अंडर द कॉलोनियल रेजिम द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रेलवेज, पोर्ट्स, वाटरवेज, पोस्ट्स एंड टेलीग्राफ्स डिड डेवलप. बेसिक मतलब उन्होंने किया डेवलप. एक्चुअली देयर रेलवेज आर सो गुड, अभी भी हम वही रेलवेज पे गाड़ियाँ चला रहे हैं, इतने महान लोग हैं हम. राइट, however the real motive behind this development was not to provide basic amenities to people but to subserve various colonial interests.
Roads constructed in India prior to the advent of British rule were not fit for modern transport. The roads that were built primarily served the purpose of mobilizing the army within India and drawing out raw materials from countryside to the nearest railway station or to the port to send these to far away England or other lucrative foreign destinations. There always remained an acute shortage of all-weather roads to reach out the natural areas during rainy season. Naturally, therefore, people mostly living in these areas suffered grievously during natural calamities. अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को डेवलप करने के लिए ये सब नहीं कर रहा था. They were doing this for their own benefit. Now if they had to transport certain goods और उनके पास ऑलरेडी मॉडर्न टेक्नोलॉजी व्हीकल्स वगैरह थे, तो हमारे रोड्स इतने महान थे वो टाइम पे कि लोग उसमें से जा ही नहीं सकते थे. इनको जो टाइप का टेक्नोलॉजी ये यूज़ करते थे और उसमें से अगर सपोज अलग अलग टाइप के मोटर व्हीकल्स वगैरह हैं, उसमें से अगर ये लोगों को ट्रांसपोर्ट करके लेके जाना है तो कच्चे रास्ते में से लेके कैसे जाएंगे. दिस वॉज टू एस्टैब्लिश कनेक्टिविटी बेटर हो जाता है तो उनको ट्रांसपोर्ट करने में इजी जाएगा ना, राइट. सी रोड्स क्यों इन्होंने ये किए ताकि उनकी कनेक्टिविटी बढ़े. सेम गोज फॉर रेलवेज, उनको खुद को मूवमेंट के लिए प्लस लार्ज इसमें आपको अगर कोई फूड ग्रेन्स या चीज़ें गुड्स वगैरह आपको ट्रांसफ़र करने ट्रांसपोर्ट करने तो रेलवेज इज़ अ वेरी गुड वे फॉर दैट. The British introduced the railways in 1850 and it is considered as one of their most important contributions because we are still using them. The railways affected the structure of Indian economy in two important ways. On the one hand, it enabled people to undertake long distance travel and thereby break geographical and cultural barriers, while on the other hand, it fostered commercialization of Indian agriculture, which adversely affected the self-sufficiency of the village economies in India. मतलब self-sufficiency पूरी बर्बाद हो गई बिकॉज वो ट्रेन में से फिर ट्रांसपोर्ट करने लग गए गुड्स इधर से उधर. अभी ये जो बोल रहे हैं ना यहाँ पे, ये जो बोला है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, अगेन दैट इज़ अ फार्स बिकॉज दैट वाज नॉट फॉर इंडियन पीपल, ओनली ब्रिटिशर्स एट दैट टाइम. इफ़ यू नो, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, ऐसे बोर्ड लगाया जाता था. यू नो द फेमस इंसिडेंट वेयर महात्मा गांधी वॉज थ्रोन आउट ऑफ द ट्रेन, राइट. तो ये उनके फ़ायदे के लिए था सब, ऐसा समझने की ज़रूरत नहीं कि हमारे फ़ायदे के लिए वो कुछ बहुत करके गए, राइट. So for their own convenience and benefit, they created the railways also. They could help. अभी क्या हो गया, उनके फ़ायदे के लिए था बट डेवलपमेंट तो इंडिया में फिर उससे थोड़ा बहुत हुआ बिकॉज इट हेल्प्ड इन ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स ऑल्सो पैसेंजर्स. The volume of India's exports undoubtedly expanded, but its benefit rarely accrued to Indian people. The society's benefits where the Indian people gained owing to introduction of the railways were thus outweighed by the country's huge economic loss. मतलब भले ही यहाँ पे देख के उन्हें लगा कि बहुत फ़ायदा हो रहा है बट दूसरे साइड पे उनका नुकसान भी एक्सपोर्ट्स में से उतना ही हो रहा था, राइट. एयर एंड वाटर. Along with development of roads and railways, the colonial dispensation took all measures for developing the inland trade and sea lanes. However, these measures were far from satisfactory. The inland waterways at times also proved uneconomical, as the case of Coast Canal on the Orissa coast. Though the canal was built at a huge cost to government exchequer, yet it failed to compete with the railways, which soon traversed the region running parallel to the canal. मतलब ये क्या बात हुई, आपने कैनाल बनाए और उसी के बाद उसी में से पैरेलल ट्रेन रूट भी जा रहा है. दैट इज स्टूपिडिटी. इट इज़ जस्ट एक्सपेंडिंग मनी फॉर द सेक ऑफ इट. इसमें देखो दिमाग नहीं लगाया हुआ है. अगर रेलवे रूट जा रहा है, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन करने में आपको महंगा पड़ रहा है तो दे शुड हैव सेव्ड दैट मनी बट दे डिडंट डू दैट and had to be ultimately abandoned. The introduction of expensive system of electric telegraph in India similarly served the purpose of maintaining law and order. The postal services, on the other hand, despite serving a useful public purpose, remained all through inadequate. Although inadequate. You will learn more about it in other chapters. Infrastructure के बारे में आगे देखेंगे. मतलब क्या, अभी यहाँ पे देखो गर्ग में भी दिया हुआ है, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट तो आपका पूरा बकवास ही था. The main reason for that was कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस जो है वो एकदम ख़राब था. खर्चा बहुत ज़्यादा उसके लिए लगा बट उसका बेनिफिट उतना वो टाइम पे नहीं हुआ, राइट. कम्युनिकेशन के लिए इन्होंने पोस्ट और टेलीग्राफ्स वापस इंट्रोड्यूस जो किए, अगेन दे वर वेरी वेरी एक्सपेंसिव. सो वी कैन से दैट रोड्स एंड रेलवेज वर ओके but aircrafts, waterways and posts and telegraphs were sort of expensive, very expensive and it hit the economy very badly. तो फ़ायदे वाला रोड्स और रेलवेज है, एयर वाटर और टेलीग्राफ पोस्ट वगैरह बहुत, इट इज़ नॉट ऑफ बेनिफिशियल नेचर, राइट.
तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वगैरह भी उनके फायदे के लिए ही हुआ, राइट। अभी देखो यहाँ पे एक बार सिर्फ देख लेते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या हैं। वी आर डन विद द चैप्टर, विल जस्ट गो थ्रू दीज पॉइंट्स। अभी ब्रिटिश रूल के फायदे क्या क्या हुए देखो। फूड ग्रेन प्रोडक्शन की सेल्फ सफिशिएंसी जो थी वो थोड़ी बढ़ गई। ट्रांसपोर्टेशन की मीन्स अच्छे हुए, बेटर ट्रांसपोर्टेशन। चेक ऑन फैमिन्स, रोड्स और रेलवेज आने की वजह से जहाँ पे अगर खाना वगैरह नहीं पहुँच पा रहा था, दे कुड हैव दोज रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट्स कुड हेल्प इन फैमिन्स ऑल्सो। शिफ्ट टू मॉनिटरी इकोनॉमी, मतलब बार्टर से लेके हम मॉनिटरी इसमें वगैरह वो तो हम पहले ही आ गए थे, बट इससे और ये अच्छे से इन्होंने ये किया, बिकॉज अपनी करेंसी, उसका प्रिंटिंग, उसका सर्कुलेशन ज़्यादा एडवांस्ड वे में इन्होंने हैंडल किया। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट फॉर्मेशन वगैरह यहाँ पे हो गया था, बिकॉज बिफोर दैट वी वर अगेन रूल्ड बाय सम अदर कंट्री। हम मुस्लिम लोग हम पे रूल करके गए थे, तो उन लोगों के रूल के बाद दिस वॉज अनदर अगेन अ ब्लो, बट उन्होंने कुछ भी डेवलपमेंट नहीं किया था। इनकी वजह से थोड़ा बहुत तो डेवलपमेंट हमारा हो गया, राइट। तो अभी इसमें इंडियन इकोनॉमी का इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या हालत था देखो। द पॉइंट्स दे हैव गिवन, कॉलोनियल, इंडिया वाज अ कॉलोनी। सेमी फ्यूडल, फ्यूडल मतलब जमींदारी सिस्टम भी थी और अपने पास ब्रिटिश गवर्नमेंट भी था, तो दोनों मिलके अपने ऊपर रूल करते थे। स्टैग्नेंट इकोनॉमी, इकोनॉमी ग्रो नहीं हो रहा था। बैकवर्ड इकोनॉमी, इकोनॉमी वॉज ऑब्वियसली बैकवर्ड बिकॉज देयर वाज नो डेवलपमेंट, वी वर जस्ट एक्सपोर्टिंग रॉ मटेरियल्स एंड इम्पोर्टिंग फिनिश गुड्स, राइट। डिप्लीटेड इकोनॉमी और डेप्रिसिएटेड इकोनॉमी, बिकॉज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी जो पैसा और सब जो बैकबोन लगा वो उन्होंने इंडिया से फ्लश आउट करना शुरू किया, तो उससे इकोनॉमी में और फटका बैठा अपने को। एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी, ये डिवाइड एंड रूल का कंसेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ब्रिटिश लोग क्या करते थे, हमारे लोगों में ही वो जो बोलते हैं ना डिस्टेंस वॉल्स ब्रेक करना, इन्होंने वॉल्स बिल्ड करना शुरू कर दिया था। देयर कंसेप्ट ऑफ डिवाइड एंड रूल वॉज हमारे में ही झगड़े लगाते थे, और इंडियन लोग तो झगड़ा करने में एकदम एक्सपर्ट है, आपको मालूम है। रादर देन बीइंग यूनाइटेड दे थॉट इट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू डिवाइड आवरसेल्व्स एंड फाइट, सो इट बिकेम वेरी सिंपल। If you know about the round table conferences which happened, they divided India and Pakistan. Before that, Indians and Pakistanis were very good friends. They were like brothers. इनके बीच में आग लगाने की वजह से सब बर्बाद हो गया। तो इसकी वजह से क्या, their thing was if you cannot conquer it once for all, divide करके रूल करो। तो ऐसी सब चीज़ों की वजह से इंडिया का हमेशा का नुकसान होके रह गया। We lost a very good part of our country, the fertile part of Punjab. Also हमेशा के लिए हिंदू मुस्लिम दंगे और उनके बीच के जो वो एक क्लैश है वो कभी जाता ही नहीं है। इवन इफ पीपल वांट टू फॉरगेट इट समवेयर सो मच हेवीली एम्बेडेड इन द ब्रेन्स ऑफ पीपल विच कुड हैव बीन अवॉइडेड इफ दे वुडंट हैव डन दैट, बिकॉज उनको तो एग्जिट मारना ही था वो टाइम पे, बट वो जाते जाते उतना नुकसान हमारा करके गए, विच वॉज वेरी पैथेटिक, राइट। तो चलो हमको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर में मिला प्री इंडिपेंडेंट इंडिया का, राइट। दे हैव गिवन यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। चलो अभी इसमें से ये स्टार्टिंग के जो है सारे, ये तो सारे आपके ये सारे देखो, दीज आर वन वर्ड क्वेश्चंस, राइट। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, प्लीज सॉल्व ऑल ऑफ देम, राइट। इसके आंसर्स लिख के मेरे को भेजो प्लीज। राइट दिस, आई विल गिव यू अबाउट 2 to 3 days। राइट द क्वेश्चंस, रीड संदीप गर्ग वंस अगेन, ठीक है, और इसमें से आप रेफर करके लिख सकते हो, राइट। एंड प्लीज यूज द एनसीईआरटी मटेरियल ओनली, और आप खुद के वर्ड्स में भी उसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हो एज लॉन्ग एज योर पॉइंट्स आर राइट। इसमें ट्रू फॉल्स वगैरह भी है, और पीछे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस और ये जो क्वेश्चंस है वो भी करो। इसमें से सिर्फ ऑन पेज नंबर 1.22 मैं यहाँ पे लिख के दे रही हूँ आपको, पेज नंबर 1.22 इन संदीप गर्ग, शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन नंबर 8, 9 and 10. I think it will already be covered, but still do this, right? And long answer type में question number 8 and 4. Write this in addition to the questions here. इसमें काफ़ी सारे short answer type questions भी हैं,
और लॉन्ग आंसर टाइप भी, ठीक है। सो वी आर डन विद द चैप्टर, इसको प्लीज़ एक बार और रीड करो, इसको सॉल्व करो। एंड टुडे इज 19th June, Friday. So I guess next Friday we'll conduct a test for this. So be in preparation for that, right? चलो अभी नेक्स्ट लेक्चर में इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे।